बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिड एक सिरे से दर्रे के दूर तक अंदरूनी इलाकों में घुसकर और कबीलों को घेरे में लेकर मेजर काकरन को ढूंढता फिर रहा था। सुबह 5 बजे कबीले का चौकीदार घबराया हुआ सरदार तुरे खान का दरवाज़ा खटखटा रहा था। शहबाज आंखें मलता और बड़बड़ाता हुआ बाहर आया और चौकीदार से झुंझुलाकर पूछा, क्या है? हाँफते हुए चौकीदार ने जवाब दिया, छोटे सरदार, कबीले को घेर लिया गया है। अंग्रेज़ अफसर के 200 सवार चारों तरफ बंदूकें ताने खड़े हैं। 4 तोपें भी लगी हैं जो एक ही इशारे पर बस्ती में आग के गोले फेंकने लगेंगी। शहबाज खान ये सुनकर गूंग सा हो गया। तब तक लोग जाग चुके थे। सरदार तुर्रे खान अपने दोनों होंठ बेंचे हुए कुछ सोचने लगा। सूरत हाल की नज़ाकत का उसे पूरी तरह एहसास था। उसे मालूम था कि तोपों से निकलने वाले गोले सारी बस्ती को मौत की नींद सुला सकते हैं। अचानक घुड़सवारों के घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। कर्नल ब्रिड तकरीबन 50 सवारों के हमराह कबीले के अंदर आ गया था। वो पश्तो भी जानता था। उसने पश्तो ही में कड़क कर कहा, इस कबीले का सरदार बाहर निकल आए। अगर कहीं से भी कोई हथियार उठा या एक भी गोली चली तो तुम्हारे कबीले को खाक में मिला दिया जाएगा। तोपों की रुख तुम्हारी बस्ती ही की तरफ है। शहबाज खान ये सुनकर आगे बढ़ने लगा तो सरदार तुर्रे खान ने उसे रोक दिया और बोला, तुम यही रहोगे शहबाज खान, कबीले का सरदार मैं हूँ, तुम छोटे सरदार हो। यह कहकर सरदार तुर्रे खान आगे बढ़ गया। सारा कबीला जाग चुका था। सभी सख्ते में आ गए थे। बहुत से अपने घरों से निकलकर दरवाज़ों पर दम बखुद खड़े थे। शहबाज भी एक चादर ओढ़े बाहर भीड़ में खड़ा था। यह कबीला किसका है? कर्नल ब्रिड ने सरदार तुर्रे खान से सवाल किया जो उसके सामने पहुंच चुका था। इससे पहले कि सरदार तुर्रे खान कोई जवाब देता, मेजर काकरन बंधे हुए बाजू को पट्टी में लटकाए तुर्रे खान के घर से बाहर निकल आया। कर्नल ब्रिड उसे देखकर खुशी से चिल्लाया, मेजर काकरन, बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी मेजर, जो तुम मिल गए और वो भी जिंदा। फिर कर्नल ब्रिड घोड़े से उतर कर आगे आया और काकरन से हाथ मिलाकर बोला, क्या यह कबीला शहबाज सरबाज का है मेजर? मुझे खबर मिली थी कि शहबाज के कबीले वालों ने तुम्हें कैद कर रखा है या मार डाला है। सरदार तुर्रे खान की नजरें मेजर काकरन के चेहरे पर जमी हुई थी। सारा कबीला सन्नाटे में आ गया था। शहबाज चादर ओढ़े और सांस रोके सब कुछ सुन रहा था। वो मेजर काकरन के बोलने का इंतजार कर रहा था। मेजर काकरन बोला, कर्नल ब्रिड, सर, ये कबीला बागी शहबाज सरबाज का नहीं है। ये तो हमारे दोस्तों का कबीला है। यहाँ के सरदार की माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह रखा है और मेरा इलाज करने के अलावा हर तरह मेरी निगहदाश्त की है। शहबाज के सीने में रुका हुआ सांस आज़ाद हो गया। सरदार तुर्रे खान की आंखों में खुशी की सी चमक थी। कबीले वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि जो कुछ उन्होंने सुना है वाकई मेजर काकरन ने ही कहा है। कर्नल ब्रिड ने हाथ से इशारा किया। घुड़सवारों की तनी हुई बंदूकों की नालें झुक गईं। घुड़सवार ने बिगल मुंह में लगाकर बजा दिया। बिगल की आवाज़ सुनकर तोपें भी सरनगू कर दी गईं। लोग टिकटिकी बांधे ये सब कुछ देखते रहे। शहबाज सोच रहा था कि मेजर काकरन वाकई एक बहादुर आदमी है और नमक हराम नहीं है। कर्नल ब्रिड ने मेजर काकरन के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, ईसा मसीह का शुक्र है मेजर काकरन कि तुम महज जिंदा ही नहीं बल्कि दोस्तों के दरमियान रह रहे हो। चलो अब हमें चल देना चाहिए। मेजर काकरन ने मुड़कर शहबाज खान के घर की तरफ देखा। शहबाज की माँ सुगरा खानम दहलीज पर खड़ी थी। सर, मेरा जख्म अभी भरा नहीं है, मेजर काकरन ने कर्नल ब्रिड से कहा। मेरी माँ जैसी बुजुर्ग खातून वो खड़ी हैं। मेरी इल्तिजा ये है कि आप सब लौट जाएं। मैं ठीक होते ही खुद ब खुद चला आऊँगा। कर्नल ब्रिड हैरत से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो मेजर? मुझे चीफ कमिश्नर का हुक्म है कि तुम्हें जिंदा पाकर फौरन वापस लाया जाए। उसकी जवाबदेही मैं कर लूँगा, मेजर काकरन ने कहा। अगर आप कहें तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि जख्म भरते ही खुद वापस आ जाऊँगा। सुगरा खानम को किसी ने ये सब बता दिया। वो आगे बढ़कर आई और मेजर काकरन को मुखातिब किया, मेरे बच्चे, इस कबीले के तुम मेहमान हो। जब तक चाहो हमारे घर में रहो, मगर एक औरत होने के नाते मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि तुम्हारी बीवी पर क्या गुजरी होगी। अपने मेहमान से जाने के लिए कहना हम लोग गुनाह तस्वुर करते हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बहादुर होने के साथ साथ एक इंसान भी हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी बीवी और बच्चे के पास चले जाओ। तुम्हारे जाने से उनकी दिल की खिज़ां फिर से बहार बन जाएगी। मेजर काकरन ने शहबाज की माँ के सामने घुटने टेक दिए और उसका दामन चूम लिया। सुगरा ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। माँ, क्या आप इजाज़त देती हैं कि मैं चला जाऊँ? काकरन ने उससे पूछा। जवाब में सुगरा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया।
मेजर काकरन चलने को तैयार हो गया। उसका थैला अंदर से मंगवा लिया गया। जैसे वो जाने को हुआ, शहबाज ने आगे बढ़कर कहा, ठहरो मेहमान, हमारा कबीला कभी मेहमान को खाली हाथ जाने नहीं देता। कबीला तुम्हें छोटा सा एक नजराना देना चाहता है। ये कहकर शहबाज भागता हुआ घर के अंदर गया। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में मखमल की एक थैली थी। वो थैली उसने मेजर काकरन के हाथ पर रख दी और फिर हाथ मिलाकर कहने लगा, मेहमान के अलावा मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से भी कबूल करता हूँ मेजर। काकरन की आंखें नम हो गईं। उसने मखमली थैली अपनी जेब में रख ली और फिर कर्नल ब्रेड के साथ चल दिया। जब मेजर काकरन अपने बंगले में पहुंचा तो यूरिटा खुशी से पागल हो गई। सबके सामने मेजर काकरन ने उसे अपनी बाहों में लेकर सीने से लगा लिया। ये बड़ा जज्बाती मंजर था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फिर काकरन अपने बेटे को गोद में लेकर दीवानावार चूमने लगा। सब लोग मेजर काकरन को मुबारकबाद दे रहे थे। रात को खाने के बाद मेजर काकरन ने सब कुछ अपनी बीवी को बता दिया और फिर एकदम बोला, अरे हाँ, शहबाज सरबाज का तोहफा तो मैं देखना ही भूल गया। मेजर काकरन उठा और उसने अपनी जेब से शहबाज की दी हुई मखमली थैली निकाल कर देखी। उसमें मेजर काकरन के रिवाल्वर से निकाली हुई 6 गोलियां रखी थीं, जिनके बारे में शहबाज ने कभी कहा था कि मैं इन्हीं गोलियों में से एक तुम्हें मारूंगा। वो गोलियां शहबाज ने वापस कर दी थीं और मेजर उसका मतलब समझ गया था। उसके कानों में शहबाज के कहे हुए ये अल्फाज गूंज रहे थे कि मेहमान के अलावा तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से भी कबूल करता हूँ मेजर। गुलसमन सुबह ही सुबह खड़पड़ सुनकर जाग उठी। उस वक्त सुबह के 4:30 बजने वाले थे। नूर खान की हवेली का फाटक किसी ने धीरे से खोला था। एक लंबा चौड़ा साया एक पोटली लिए दबे पांव फाटक से निकल रहा था। कबीले के अंदर चोरी करना नामुमकिन था। गुलसमन सोचने लगी कि आखिर कौन इतने सवेरे उठकर पोटली लिए जा रहा है और इस पोटली में क्या हो सकता है। उसने अपने सरहाने रखा हुआ खंजर उठाया और अपने घर के पास खड़ी होकर उस साये की तरफ देखने लगी। साया जब करीब आया तो गुलसमन ने उसे पहचान लिया। वो नूर खान था। गुलसमन ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर उसे हैरत हुई कि सुबह ही सुबह नूर खान क्या ले जा रहा है। नूर खान को गुलसमन आज तक अपना ही समझती आई थी। उसकी बेवा माँ नईमा बचपन से उसे ये बताती आ रही थी कि नूर खान ही तेरा सब कुछ है। गुलसमन जब 6 साल की थी तभी नूर खान का बाप सरदार हिलाल खान नईमा के घर आकर नूर खान के लिए गुलसमन के रिश्ते की बात पक्की कर गया था। सरदार हिलाल खान बड़े ठुस्से का आदमी था। वो दुश्मनी और दोस्ती निभाना खूब अच्छी तरह जानता था। मालाकंड की लड़ाई में गुलसमन के बाप हफीज़ खान ने सरदार हिलाल खान के सामने आकर उसकी जान बचाई थी। जो नेज़ा सरदार हिलाल खान के सीने के आर पार होना था, उसने हफीज़ खान के सीने में तराजू होकर उसकी जान ले ली थी। हफीज़ खान ने मरते दम सरदार हिलाल खान का हाथ दबाकर कहा था, सरदार मुझे नाज है कि मैं आपके किसी काम आ सका। मुझ जैसे सैकड़ों हफीज़ खान कबीले की खिदमत को पैदा हो जाएंगे, मगर कबीले का सरदार बड़ी मुश्किल से मिलता है। सरदार हिलाल खान अपने आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं हफीज़ खान, तुम जैसे जानिसार दोस्त भी बरसों में पैदा होते हैं। मेरी खातिर तुमने अपनी जान दी है। मेरे दोस्त, तुम्हारा एहसान मेरा ख़ानदान कभी नहीं भूलेगा। हफीज़ खान की आंखों में अंधेरे उतरना शुरू हो गए थे। उसने बमुश्किल कहा, सरदार, मैं अपनी बीवी और लख्ते जिगर गुलसमन को तुम्हें सौंपे जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। सरदार हिलाल खान ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो हफीज़ खान की बेटी को अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बनाएगा। फिर इद्दत पूरी हो जाने के बाद वो गुलसमन का रिश्ता मांगने मरहूम हफीज़ खान की बेवा नईमा के पास गया था। ये रिश्ता उसने अपने बेटे नूर खान के लिए मांगा था। नईमा ने रिश्ता कबूल कर लिया। इस रिश्ते के पक्का हो जाने से नईमा अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गई थी। यह आसरा ही उसकी ज़िंदगी में बहार का वादा सा बन गया था कि उसकी बेटी कबीले के सरदार की बहू बनेगी। जैसे जैसे गुलसमन बड़ी होती गई उसका हुस्न भी निखरता गया। वो अनार की मानिंद सुर्ख थी। बचपन ही से उसने नूर खान को अपना समझा था और आज भी वो उसे अपना ही समझती थी। गुलसमन को ये मालूम नहीं था कि नूर खान महजबीन के लिए दीवाना हो गया है। मोहब्बत की बजाय महजबीन के लिए नूर खान के दिल में हवस ज्यादा थी। महजबीन को वो अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। जब कभी नूर खान गुलसमन के सामने आता था तो सिर्फ मुस्कुरा ही देता। उसकी मुस्कुराहट ही गुलसमन को हरा भरा करती रहती। नूर खान पीठ पर पोटली रखे घर से निकला था। पोटली को उसने घोड़े की पीठ पर रखा। एक बेलचा भी घोड़े की जीन के पास ठुंसा हुआ था। नूर खान घोड़े पर सवार नहीं हुआ। थोड़ी दूर चलकर एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचकर वो रुक गया। फिर वो घोड़े की जीन से बेलचा निकालकर ज़मीन खोदने लगा। गुलसमन ये सब कुछ हैरत से देख रही थी। उसकी वजह गुलसमन की समझ में नहीं आ रही थी।
गड्ढा खोदकर नूर खान ने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा, फिर घोड़े से पोटली उतारकर गड्ढे में दबा दी और गड्ढे को दोबारा मट्टी से भर दिया। जिस दिन शहबाज खान मारा जाएगा उस रोज मैं ये 2000 रुपए गरीबों में बांट दूंगा, नूर खान दांत पीसता हुआ बोला। नूर खान ये कहकर हवेली की तरफ लौट गया। घोड़ा उसके साथ था। गुलसमन ने ये सब कुछ देख लिया मगर कुछ बोली नहीं। उस पर जो राज मुनकशिफ हो गया था उसने किसी को भी उसमें शरीक ना किया। वो नूर खान को अपना समझती थी। उसका राज भी तो गुलसमन का अपना राज ही तो था। कोई 2-3 रोज के बाद नूर खान के साथी वहीद खान ने कहीं पर महजबीन वाला किस्सा बयान किया। गुलसमन को उसकी भनक पड़ गई। उस दिन वो बहुत आजरदा खातिर रही, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी उदासी दूर होने लगी और उसका हाथ खंजर तक पहुंच गया। कौन है ये महजबीन? वो गुस्से से बल खाती हुई सोचने लगी। गुलसमन उसे देखने के लिए बेताब हो उठी। एक रोज मौका पाकर वो ईदू खान के घर जा पहुंची और उससे पूछा, ईदू भाई, क्या ये सच है कि नूर खान किसी महजबीन से इश्क फरमाने लगे हैं और क्या ये आग दोनों ही तरफ लगी हुई है? ईदू पहले तो चौंका। पूरे कबीले को मालूम था कि गुलसमन जल्द ही नूर खान की बीवी बनने वाली है। सरदार हिलाल खान ने 12 साल पहले ये रिश्ता तय कर दिया था। नूर खान की टाल मटोल के बायस ही शादी में ताखीर हो रही थी। ईदू ने सटपटा कर जवाब दिया, गुलसमन तुम्हें ये किसने बता दिया है? ये अफवाह मैंने भी सुनी तो है मगर ये नहीं कह सकता कि ये आग दोनों तरफ लगी हुई है या मामला एक तरफा है। हाँ, ये सच है कि औरकजई कबीले के शहबाज खान सरबाज और नूर खान में महजबीन ही की वजह से अदावत पैदा हुई है। कौन है ये महजबीन? गुलसमन ने संजीदगी से सवाल किया। महजबीन यूसुफ जई कबीले के सरदार गुलाब खान की बेटी है। ईदू ने सर नीचा किए हुए जवाब दिया। गुलसमन ने नाम दोहराया। महजबीन? उसकी आंखों में खून उतर आया। फिर उसके वजूद में जैसे किसी ने सरगोशी की। गुलसमन, जल्दबाजी का इंजाम अच्छा नहीं होता। पहले तुम इस बात की तस्दीक कर लो कि महजबीन भी नूर खान को चाहती है या सिर्फ नूर खान ही उस पर मर मिटा है। गुलसमन काफ़ी देर तक सोचती रही। तकरीबन 10 रोज के बाद शाह मुतरब के मज़ार पर मेला लगना था। उस मेले में कबीलों के सभी मर्दो जन शरीक होते थे। गुलसमन भी अपनी चंद सहेलियों के साथ मेले में गई। सीख कबाब की दुकान पर उसकी सहेली जहरा ने कोहनी मारकर कहा, गुलसमन वो देखो उधर, वो है सरदार गुलाब खान की बेटी। महजबीन अपने भाई गुलफाम के साथ कबाब खा रही थी और मिर्चों की वजह से सी कर रही थी। गुलसमन को महजबीन चांद का टुकड़ा सी लगी। गुलसमन के दिल में इसी के साथ रकाबत का एक चिरका सा लगा। महजबीन के बलाखेज हुस्न को उसने अपने लिए ख़तरा महसूस किया। शायद गुलफाम ही ने शहबाज के कान में किसी और की मार्फत ये बात दिलवाई थी कि मेले में महजबीन भी आएगी। शहबाज भी महजबीन से मिलने के लिए बेकरार था। ये मौका अच्छा था, लिहाजा चंद साथियों को लेकर वो भी मेले में घूम रहा था। नूर खान पेशावर गया हुआ था। नूर खान किस लिए पेशावर गया था ये तो नहीं मालूम, मगर ईदू खान ने इशारा ज़रूर दिया था कि नूर खान को जका खेल के कबीले के कुछ लोगों ने बुलाया है। इसी सिलसिले में वो पेशावर गया था। थोड़ी दूर मेले में घूमने के बाद शहबाज की निगाह महजबीन और उसकी सहेलियों पर पड़ी। पास ही एक दुकान पर गुलफाम चाट खा रहा था। उसकी नज़र भी शहबाज पर पड़ी और उसने आवाज़ देकर शहबाज को अपने पास बुला लिया। शहबाज असली कलाबतुओं की कुलाह पहने हुए था। लाल मखमल की वास्केट पर सोने के तार का काम था। चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी। उसने अपनी आंखों में सुरमा भी लगा रखा था जो उसकी बड़ी बड़ी आंखों के किनारों पर इतना मुहीन लगा हुआ था जैसे किसी खंजर की तेज धार हो। दाहिनी कलाई पर लाल रुमाल बंधा हुआ था और ये रुमाल महजबीन ही का दिया हुआ तोहफा था। जब महजबीन ने उसे देखा तो वो शर्म से सहम गई। खुशी और हया की गंगा जमनी अदा ने उसकी बड़ी बड़ी पलकों को झुका दिया। नीची निगाह किए जब उसने तिरछी चितों से शहबाज को देखा तो शहबाज बेचैन हो गया। तभी महजबीन की नज़र शहबाज की कलाई पर बंधे अपने रुमाल पर पड़ी। शहबाज ने ये देखकर रुमाल अपने होंठों से लगा लिया। महजबीन को ऐसा लगा जैसे शहबाज उसके होंठों को चूम रहा हो। ये सब कुछ गुलसमन दूर से देख रही थी। आखिर वो भी जवानी की दहलीज पर खड़ी एक खूबसूरत दोशीज़ा थी। उसने ये नज़ारा देखकर तवील सांस लिया। उसके दिल से आवाज़ उठी, गुलसमन, ये आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई मालूम होती है। ये खामोश इशारे दोनों की मोहब्बत के गवाह हैं। बस अब ये देखना है कि आग कितनी फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के इश्क में कितने डूबे हुए हैं। गुलफाम और शहबाज कुछ देर तक साथ साथ रहे। शहबाज ने अपने साथियों से कह दिया था कि वो मेले में घूम लें और फिर घंटे बाद राहट के पास पेड़ के नीचे मिल जाएं। गुलफाम ने भी अपने साथियों को टहला दिया था। शहबाज की मौजूदगी में वो अपने साथियों को करीब नहीं रखना चाहता था। महजबीन अपनी 2 सहेलियों के साथ पीछे रह गई थी।
तभी गुलफाम अपने साथी शहबाज को लिए उसके करीब पहुँच कर बोला, महाजबीन, क्यों ना हम लोग पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लें, क्या ख्याल है तुम्हारा? गुलफाम ने एक करीबी पेड़ की तरफ इशारा किया। महाजबीन ने अपनी गर्दन झुका दी। पेड़ के नीचे ही दरी बिछा दी गई। फिर उस पर सफ़ेद कढ़ा हुआ दस्तरख्वान बिछा दिया गया। बड़ा खूबसूरत दस्तरख्वान है, शहबाज ने तारीफ़ की। तुम्हें पसंद आया शहबाज भाई? गुलफाम मुस्कुरा कर बोला, महाजबीन ने बनाया है। अच्छा, तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही निकला, शहबाज ने आहिस्ता से हंसकर कहा। मेरा ख्याल था इतना खूबसूरत दस्तरख्वान और कौन बना सकता है? महजबीन शर्म के मारे गड़सी गई। गुलफाम कूजा उठाकर कहने लगा, मैं पास के झरने से पानी ले आऊँ? आओ सैयदा, आओ निघत, झरने तक हो आए। महजबीन और भी घबरा गई। अब वो और शहबाज अकेले रह गए थे। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। बस यही पसो पेश थी कि शायद कौन पहल करे। आखिर शहबाज ही बोला, गुलफाम भाई जब मुझे देखने आए थे तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे। महजबीन अपने पाँव के अंगूठे से दस्तरख्वान कुरेदने लगी। फिर उसने हया के बेहिसाब बोझ से लदी हुई पलकों को उठाया और शहबाज की तरफ देखकर धीमे लहजे में कहने लगी, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं उस दिन बच गया था महजबीन। शहबाज मुस्कुराया। मुझे उस रोज़ तुम ख्वाब में नजर आई थी। तुमने कहा था आइंदा मैं तुम्हारा रुमाल हमेशा अपने साथ रखूं। इसमें तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू है और शायद अब तक मुझे तुम्हारी ही मोहब्बत ढाल बनकर बचाती रही है। महजबीन ने नीमबाज आंखों से शहबाज खान को देखा और आहिस्ता से बोली, अब बनाना खूब जानते हैं। शहबाज ने हंसकर कहा, महजबीन मैं तुम्हें अपना बनाने की कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, अब देखो कब कामयाबी मिलती है। फिर उसने अपनी जेब टटोली और बोला, अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया। उसने जेब से गुलूबंद निकाला। क्या मैं ये देने की जुर्रत कर सकता हूँ? महजबीन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। कोई उस तरफ मतवजा नजर न आया। लोग अपनी अपनी धुन में मस्त थे। ये अलग बात के पास के पेड़ की आड़ में खड़ी हुई गुलसमन ये सब कुछ देख और सुन रही थी। गुलसमन को ये सब अच्छा लग रहा था। उसे एहसास होता जा रहा था कि महजबीन शहबाज ही की अमानत है। नूर खान से मोहब्बत करती तो इस वक्त शहबाज खान के लिए उसकी आंखों में मोहब्बत के चिराग रोशन न होते। ये गुलूबंद मुझे पहनाने की आप में हिम्मत है? महजबीन ये कहते हुए मुस्कुराई। हाँ है महजबीन, शहबाज ने जवाब दिया। फिर उसने महजबीन के पीछे जाकर उसे गुलूबंद पहना दिया। महजबीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जज्बात से बोझल आवाज में बोली, आप इसका मतलब समझते हैं? नहीं, शहबाज शरारत से कहने लगा। मतलब तुम समझा दो। महजबीन ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। फिर दुपट्टे को इस तरह ओढ़ लिया कि गुलबंद करीब करीब से छुप गया। अरे तुमने तो इसे छुपा रखा है जैसे मैंने तुम्हारी सूरत को दिल में छुपा रखा है, शहबाज ने हंसकर कहा। महजबीन भी हंस दी और बोली, हमदर्दी और मोहब्बत छुपाने से बेकरारी और बढ़ जाती है। शहबाज ने महजबीन के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया। तुम ठीक कहती हो महजबीन, इस मेले में आकर हम आज एक और छुपा हुआ घाव लेकर जा रहे हैं जो न दिन में चैन लेने देगा और न रात को। शहबाज के होंठों का लम्स महजबीन को दीवाना कर गया। उसके सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। उसने जिंदगी में पहली बार एक अजीब सा नशा, एक अजीब सी लज्जत महसूस की थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकती थी। उसके कवारे सपनों में खिलने वाला ये पहला फूल था। उसने अपने वजूद की गहराई में खुशबू के एक हिसार को फैलते और सिमटते महसूस किया। जज्बात की शबनम जैसे गुलाब की पंखड़ियों पर फुआर बनकर गिर रही थी। उसी वक्त गुलफाम की आमद से महजबीन का ये कंवारा सपना टूट गया और वो चौंक उठी। गुलफाम कूजा भर के ले आया था। अरे तुम लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खोला, गुलफाम बोला। महजबीन ने जल्दी जल्दी खाने की पोटली खोलना शुरू कर दी। खाना खाने के काफ़ी देर बाद सब बैठे बातचीत करते रहे। फिर शहबाज उठकर खड़ा हो गया। 1 घंटा हो चुका था। उसे अपने साथियों का ख्याल आ गया था कि वो इंतज़ार कर रहे होंगे। चलते वक्त शहबाज ने सबको सलाम किया। महजबीन ने अपनी गोरी कलाई उठाई और आंखें झुकाकर सलाम किया। उसके सलाम करने की अदा शहबाज के दिल में किसी मीठे खंजर की तरह उतरती चली गई। लोग जब मेले से रुखसत होने लगे तो गुलसमन ने मौका देखकर महजबीन को मुखातिब किया। महजबीन भी, क्या मैं चंद लम्हे आपसे बात कर सकती हूँ? सब चौंक उठे क्योंकि गुलसमन उन सभी के लिए अजनबी थी। महजबीन ने भी हैरत से गुलसमन को देखते हुए सोचा कि ये मेरा नाम कैसे जानती है? कौन है आप? कहिए क्या बात है? महजबीन बिलाखिर बोली, अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। गुलसमन ने कहा, हाँ हाँ कर लीजिए। गुलफाम बोल उठा, हम हटे जाते हैं। फिर वो सब महजबीन को छोड़कर दूर हट गए।
गुलसमन ने महजबीन से कहा। गलत ना समझना बहन, जो कुछ मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ देखा और सुना, इससे मुझे ये एहसास हुआ कि शहबाज भाई पर सिर्फ आपका हक है और शायद उनसे आपको कोई छीन नहीं सकता। क्या आप बता सकती हैं कि नूर खान इस अफसाने में कहाँ आते हैं? महजबीन का चेहरा तमतमा उठा। नूर खान मोहब्बत को तलवार से तराशना चाहते हैं। उनसे मेरी आबरू शहबाज खान ने बचाई और मैं उसी दिन से शहबाज खान की हो गई। शहबाज खान की मार को शायद नूर खान अब तक नहीं भूले होंगे। मुझे जितनी मोहब्बत शहबाज खान से है उतनी ही नफरत नूर खान से है, मगर आप इस अफसाने में कहाँ आती हैं? आखिर में महजबीन ने भी गुलसमन से सवाल किया। वो गुलसमन की हकीकत जानना चाहती थी। गुलसमन मुस्कुराई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा अंदेशा गलत साबित हुआ बहन। मैं बदनसीब नूर खान की मंगेतर हूँ। महजबीन ये सुनकर हैरत ज़दा रह गई। उसने हमदर्दी से गुलसमन के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, मोहब्बत और हवस में बहुत फ़र्क होता है बहन। मैं यही दुआ दूंगी कि नूर खान को अल्लाह सोचने समझने की अहलियत दे, वो बुरे और भले में तमीज़ कर सकें। उसके बाद महजबीन सलाम करके चल दी। गुलसमन के सीने का बोझ हल्का हो गया था, मगर अब उसे एक और फिक्र लाहिक हो गई थी। नूर खान वहशत के दायरे में दाखिल हो चुका था। उसे मालूम था कि हवस का गुलाम शख्स दरिंदा बन जाता है। गुलसमन वापसी के लिए तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। उसने अब शर्म हया छोड़कर नूर खान से वाज़ेह बात करने का फ़ैसला कर लिया था। वो इसी सोच में आगे बढ़ती रही। पेशावर की चमक दमक देखकर नूर खान भौंचका रह गया। ज़का खेल कबीले का माना हुआ मुखबर नसीर खान उसे पेशावर में घुमा रहा था। दूसरे दिन उसे छावनी में ले जाना था, जहाँ पुलिस चौकी दिखाना थी। शाम अजीब रौनक से पुर थी। कहाँ भीड़ कबीलों के गिरदा गिर्द बेजुबान पहाड़ और थमा थमा सा माहौल, और कहाँ शहर की रौनकें। नसीर खान उसे घुमाता हुआ एक जुए खाने में ले गया। वहाँ रोशनी इतनी मध्यम थी कि नूर खान को ऐसा लगा जैसे एक नशीला अंधेरा हर तरफ छाया हुआ हो। जगह जगह मेज़ों पर जवारी अपने जाम लिए ताश खेलने में मसरूफ थे। दूसरे कमरे में स्टेज पर एक हसीनो नौजवान लड़की पश्तो जुबान में गज़ल गा रही थी। सुर्ख और नीली रोशनी की फुवार जब उस पर पड़ी तो वो जन्नत की हूर सी लगने लगी। नसीर खान को देखते ही उसने हाथ उठाकर इशारा किया। नूर खान ये देखकर ललचाया और नसीर खान से बोला, तुम्हें ये जानती है नसीर खान? जानती ही नहीं, मानती भी है प्यारे। नसीर खान ने आंख मारकर जवाब दिया। प्रोग्राम के बाद इससे तुम्हें मिलवाऊंगा। चमन का अंगूर इसके आगे फीका पड़ जाता है दोस्त। ये कहते हुए उसने मायने खेज अंदाज में नूर खान का हाथ दबाया। फिर नसीर खान ने नूर खान के लिए शराब व कबाब का बंदोबस्त कर दिया। बोतल देखकर नूर खान पूछने लगा, क्या ये शराब है नसीर भाई? नहीं, ये अंगूर की बेटी है ब्रादर। नसीर खान हंसकर बोला, इसके पीने के बाद जब स्टेज वाली ज़ेबुन निसा से तुम मिलोगे तो प्यारे, तुम्हें जिंदगी में हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए नजर आएंगे। नूर खान ने इससे पहले कभी शराब नहीं पी थी। वो कभी बोतल को देखता और कभी स्टेज पर नाचती गाती ज़ेबुन निसा को। जब कभी वो ज़ेबुन निसा की तरफ नज़र उठाता, उसके अंदर से एक अजीब सी लफंगी फूटने लगती। नसीर खान ने उसका गिलास शराब से भर दिया। इसे एक ही सांस में ख़त्म करते हैं नूर भाई, नसीर खान ने कहा। सिर्फ औरतें धीरे धीरे शराब पीती हैं, तुम तो मर्द हो ना नूर भाई। नूर खान अजीब पसोपेश में पड़ गया। फिर आखिरकार उसने ज़ेबुन निसा की तरफ देखते हुए गिलास उठा ही लिया और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। वो अपनी मर्दानगी पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे यूं लगा जैसे उसने पिघली हुई आग अपने हलक में उंडेल ली हो। उसकी रगें और नसें उभर आईं और अंग अंग से अंगारे फूटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी ने हिम्मत कूट कूट कर भर दी हो। वो मसनूई जुर्रत से बोला, तुमने आज मुझे जन्नत की सैर कराई है। और वो क्या बताया तुमने? हाँ, ज़ेबुन निसा, क्या बात है उसकी। उसके आगे महजबीन और गुलसमन सब गर्द हैं। नसीर खान चौंक उठा। उसने दोबारा नूर खान का गिलास शराब से भर दिया और कहा, कबीलों की जंगली औरतों का इससे क्या मुकाबला नूर भाई। अभी तो मैंने तुम्हें एक ही ज़ेबुन निसा दिखाई है, इससे बेहतर नगीने जब दिखाऊंगा तो तुम्हारा दिल बुलबुल की तरह फुदकने लगेगा। नूर खान अपनी नशीली आंखों को फैलाता हुआ मुस्कुराने लगा। चलो उठो, अब ज़ेबुन निसा का प्रोग्राम खत्म होने वाला है। नसीर खान बोला, तुम्हें शमा से मिलवा दूं मेरे परवाने। नूर खान लड़खड़ाता हुआ उठा। हम शमा के पहलू में जाकर अपने पर जला देंगे नसीर भाई, चलो हमें उसकी आगोश में गिरा दो। नसीर खान ने पहले से सबको पढ़ा रखा था। हुकूमत की तरफ से उसे 200 रुपये माहवार मिलते थे। नया मुखबर बनाने पर 100 रुपये अलग से मिलते थे। नया मुखबर बनाने पर जो अखराजात होते थे वो अलग एक फंड से अदा किए जाते थे। नसीर खान चाहता था कि दरियाई काबुल के आसपास बसने वाले कबीलों के चोटी के सरदारों को पकड़वा दिया जाए। उसका उसे भारी मुआवजा मिल सकता था। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उसे शहबाज सरबाज की गिरफ्तारी से थी। शहबाज को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले के लिए
हुकूमत 2000 रुपए नकद का ऐलान कर चुकी थी। शहबाज से नूर खान की नफरत का उसे इल्म हो चुका था, इसीलिए उसने नूर खान पर शराब का हसीन जाल फेंका था और नूर खान इस जाल में फंस चुका था। जब नूर खान और नसीर खान ज़ेबुन्निसा के कमरे में पहुंचे तो नूर खान तरशे हुए उस बदन को नदीदों की तरह देखने लगा। कमरा बहुत अच्छी तरह सजा हुआ था। चारों तरफ कमरे की दीवारों पर औरतों की ऐसी तस्वीर लगी हुई थी जिनसे जज्बात इश्तियाल अंगेज हो जाएं। हल्की नीली रोशनी से एक कैफ सा बरस रहा था। ज़ेबुन्निसा ने मुस्कुराकर नूर खान को सलाम किया। उसके हसीन जिस्म पर इस वक्त कपड़े का एक गाउन था जो उसके क़यामत खेज जिस्म को छुपाने की बजाय और भी नुमायां कर रहा था और खान उसे मबहूत सा होकर देखे जा रहा था। ज़ेबुन्निसा ने कमरे में मौजूद एक अलमारी खोलकर शराब की बोतल निकाल ली और फिर 3 पैक बनाए। फिर उसने अपना गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। जब उसने होंठों से गिलास हटाया तो गिलास खाली हो चुका था। वो एक ही सांस में पूरा गिलास पी गई थी। तुमने क्या शेर का दिल पाया है जाने मन। नूर खान ने उसके हौसले की दाद दी। नसीर खान ने अपना पैक खत्म करके नूर खान से कहा, तुम यही आराम करो, कल सुबह हम यही मिलेंगे। नूर खान के चेहरे पर यह सुनकर बहार सी आ गई। उसने नसीर खान को मजीद देर रुकने को ना कहा। अच्छा तो नसीर भाई, नूर खान लड़खड़ाती जबान से बोला, कल सुबह ही मिलेंगे। रहा सहा जादू उस पर ज़ेबुन्निसा ने कर दिया। नूर खान चौथे पैग में बेजान सा होकर लुढ़क गया। उसने अपने दिल में ज़ेबुन्निसा से कुर्ब के जो इरादे बांधे थे दिल के दिल ही में रह गए। ज़ेबुन्निसा ने आवाज देकर 2 नौकरों को अपने कमरे में बुला लिया। इस खंजीर को पिछले कमरे में डाल दो। ज़ेबुन्निसा ने नौकरों को हुक्म दिया। शमा का परवाना बनने की कोशिश कर रहा था। दोनों नौकरों ने नूर खान को अनाज की बोरी की तरह उठाया और पिछले कमरे में फेंक कर चले गए। हथियार उठाने से पहले ही नूर खान हविस की जंग हार गया था। बगैर कोई मुशक्कत उठाए उस रात ज़ेबुन्निसा को रात भर का मुआवजा मिल गया था। नसीर खान से वो आज रात के लिए पहले ही पेशगी रकम वसूल कर चुकी थी। उसे भी मालूम था कि ये रकम नसीर खान की जेब से नहीं, हुकूमत की जेब से निकली है। नूर खान जब सुबह उठा तो उसके सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। ये पहली ही बार बला नोशी का नतीजा था। वो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर में एक नौकर उसके लिए चाय लेकर आ गया। नूर खान ने उसके हाथ से चाय की प्याली लेते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप ज़ेबुन्निसा बानो के दौलत खाने में हैं खान साहब, नौकर ने सलीके से जवाब दिया। नूर खान अपने जहन पर जोर देने लगा। फिर उसे धुंधली धुंधली यादों के बादल उमड़ते नजर आए। हाँ याद आया, मुझे यहाँ नसीर खान लेकर आए थे। जी हाँ, नौकर ने तस्दीक की। खान साहब आप नहा धो लें, नसीर खान आने वाले होंगे। नूर खान उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अब भी बहक रहे थे। कोई आधे घंटे में नूर खान नहा धोकर तैयार हो गया। तभी नसीर खान और ज़ेबुन्निसा आ गए। नूर खान ज़ेबुन्निसा को देखकर खिल उठा। उसे इतना याद था कि ज़ेबुन्निसा ने उसके गले में बाहें डालकर चौथा पैग जबरन पिलाया था। उसके बाद क्या हुआ नूर खान को कुछ मालूम न था। नूर खान, ज़ेबुन्निसा एक अदाए खास से नूर खान को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोली, रात तो तुमने मुझे थका ही डाला था। नूर खान बेगैरती से हंसने लगा। वो वाकई बेवकूफ़ बन गया कि उससे ज़ेबुन्निसा का कुर्ब हासिल हो चुका है। अच्छा अब उठो नूर भाई, देर हो रही है, नसीर खान ने कहा। अपने इस दोस्त को फिर किसी रात लेकर आना नसीर खान, ज़ेबुन्निसा मुस्कुरा कर बोली। ज़रूर ज़रूर, मैं फिर आऊँगा, नसीर खान की बजाय नूर खान बोल उठा। इसी तरह उल्लू बनने, ज़ेबुन्निसा दिल ही दिल में बोली। फिर नूर खान को लेकर नसीर खान बाहर आ गया। कैसी थी ज़ेबुन्निसा? नसीर खान ने बाहर निकलते ही सवाल किया। तुम यूं ही तो नहीं सो गए थे? यूं ही कैसे सो जाता? नूर खान अकड़ कर बोला। मर्दानगी पर हर्फ ना आ जाता? तुमने खुद उसकी जुबानी सुन लिया है कि मैंने उसे थका दिया था। नूर खान जानबूझकर शेखी बिगाड़ रहा था, हालांकि उसे वाकई कोई होश नहीं था। मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो बड़ी हर्राफा है, नसीर खान ने बताया। अक्सर नातजुर्बाकार नौजवानों को यूं ही बातों में बहला कर टरखा देती है। खैर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। आज रात तुम्हें एक और हीरा दिखाऊंगा। तुम कितने प्यारे और अजीम दोस्त हो नसीर खान। नूर खान का चेहरा खिल उठा। नसीर खान उसे छावनी की चौकी पर ले जा रहा था। चौकी का दारोगा अब्दुल-शनास था। जल्द ही वो दोनों चौकी में दारोगे के सामने बैठे थे। सलाम दुआ के बाद दारोगा ने नसीर खान और नूर खान को तगड़ा नाश्ता कराया। दारोगा की खातिर मदारात से नूर खान और फूल गया। थोड़ी ही देर में उसके अंगूठे के निशानात कई कागजों पर लगाए गए। फिर दारोगा ने नसीर खान को हिदायत दी कि वो बाजार में जाकर इसकी अर्जेंट तस्वीर भी खिंचवा कर ले आए। तस्वीर खिंचवाते वक्त नूर खान बहुत खुश था। इससे कबल उसकी कोई तस्वीर नहीं खींची थी। जब तकरीबन 15 मिनट बाद उसने अपनी तस्वीर का गीला प्रिंट देखा तो उसे देख देख कर खुशी से नाचने लगा। वो इस बात से लाइलम था कि ये सब उसकी तबाही का बंदोबस्त हो रहा है। मुस्तकबिल में यही तस्वीर उसके लिए मुसीबत बन जाएगी और इस वक्त की खुशी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। नूर खान को आर्जी मुखबरी के लिए रखा गया।
اس سے کہا گیا کہ جیسے جیسے اس کی لائی ہوئی کوئی خبر رنگ لائے گی اسے ویسے ہی پیسے ملیں گے۔ جال کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نصیر خان نے داروغہ سے 50 روپے پیشگی دلوا دیے تھے۔ تصویر لگا ہوا ایک پاس بھی اسے دے دیا گیا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ حکومت کے لیے مخبری کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ شام کو نصیر خان اسے دوسرے قمار خانے اور ناچ گھر میں لے گیا۔ یہ پہلے والے قمار خانے سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ یہاں ہلکے لال رنگ کی روشنی ہو رہی تھی۔ میزوں پر لوگ ڈٹے ہوئے تھے۔ جس میز پر نور خان کو نصیر خان نے بٹھایا اس کے ساتھ والی میز پر پٹھانوں نے خسر پھسر شروع کر دی۔ رحمت، اب کے نصیر خان یہ کسے پھنسا لایا ہے؟ ایک پٹھان نے اپنا جام اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ نصیر خان دراصل شہباز سرباز کے پیچھے پڑا ہوا ہے یار، رحمت خان نے جواب دیا۔ اگر کامیاب ہو گیا اور شہباز سرباز کو اس نے پکڑوا دیا تو 2000 روپے انعام کے علاوہ 2-4 بھیگے زمین بھی ڈکار لے گا۔ لیکن سرباز کو تو لوگ بہت چاہتے ہیں، پہلے والا پٹھان بولا۔ وہی تو ایک شیر کا بچہ ہے جو ابھی تک انگریز کے ہاتھ نہیں لگا۔ انعام کا اعلان بھی تو اسی لیے کیا گیا ہے۔ 6 مہینے سے نصیر خان سرباز کو پکڑوانے کے لیے مخبر ڈھونڈ رہا ہے۔ سرباز سے اس نئی پنچھی کی ضرور کوئی رنجش ہوگی۔ اب کی بار میز پر بیٹھے ہوئے تیسرے پٹھان نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کو یہ جبرن اڑا رہا تھا۔ شہباز سرباز نے اس لڑکی کو بچا لیا۔ پھر جیسا کہ ہوتا ہے پہلے ہمدردی ابھری اور یہی ہمدردی بعد میں محبت میں تبدیل ہو گئی تو پھر یہ شہباز سرباز کا رقیب ہوا، دوسرا پٹھان کہنے لگا۔ اور کیا رقیب روح سیاہ، تیسرے پٹھان نے کہا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ نصیر خان نے شراب پلا کر نور خان کو جوا کھلوایا۔ یہ سب نصیر خان کے جانے پہچانے لوگ تھے۔ پہلے سے سب کچھ طے تھا۔ کوئی گھنٹے بھر کے کھیل کے اندر اسی لیے نور خان 200 روپے جیت گیا۔ نصیر خان بڑے اطمینان سے اپنی نپی تلی چال چل رہا تھا۔ شراب کا شوق، پھر جوئے میں جیتنے کا لالچ، دونوں ہی خطرناک قدم تھے، مگر مخبر کو ان کی چاٹ لگانا ضروری تھا۔ نصیر خان اچھی طرح جانتا تھا کہ جب شراب اور جوئے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو نور خان جان جوکھوں میں ڈال کر خبریں لائے گا۔ گزشتہ رات ہی نصیر خان نے اسے عورت کا چسکا لگانا چاہا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ زیب النساء نے نور خان کو الو بنا دیا تھا۔ اسے یہ شک تھا ضرور، وہ اسی لیے آج نور خان کو دوسری جگہ پر لے آیا تھا۔ رخسانہ پر اسے پورا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کرتی۔ آج رات نور خان کے لیے رخسانہ طے ہو چکی تھی۔ رخسانہ بھی رقاصہ تھی، وہ اسی قمار خانے میں رقص کرتی تھی۔ نور خان جب پشتو میں وصال یار کا ایک گیت لڑکھڑاتی زبان میں گاتا ہوا نصیر خان کے ساتھ رخسانہ کے کمرے میں رات گئے داخل ہوا تو اسے رخسانہ زیب النساء سے زیادہ حسین نظر آئی، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ رخسانہ کی عمر ابھی صرف 18 سال کی تھی۔ اس کی نازک سی کمر میں جب نور خان نے ہاتھ ڈالا تو نصیر خان نے اجازت چاہی۔ نور خان آوارہ ضرور تھا، مگر اس رات سے پہلے اسے کسی لڑکی کا قرب حاصل نہیں ہوا تھا۔ رخسانہ کو بھی جلد ہی نور خان کے اناڑی پن کا احساس ہو گیا۔ رخسانہ کے لیے یہ خیال بہت حسین و خوشگوار تھا کہ آج وہ ایک ایسے مرد کو اپنی باہوں میں لے رہی تھی جو کنوارا تھا۔ اس نے بہت آہستہ آہستہ اپنے حجابات کے پردے اٹھانا شروع کیے۔ نور خان کو اس نے جلد بازی سے روک دیا۔ اپنی دانست میں نور خان کو اس نے بہت سنبھال کے خرچ کیا۔ نور خان اسی لیے اس کا دیوانہ ہو گیا۔ صبح ہونے تک رخسانہ نے اسے کئی بار کیف و نشاط کے جہانوں کی سیر کرائی۔ نور خان نہال ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی نصیر خان آ گیا اور ہنستے ہوئے گزری ہوئی رات کا ماجرا دریافت کیا۔ نور خان نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ ارے چھوڑو یارا، میں رخسانہ نہیں ہوں، نصیر خان ہنس کر بولا۔ نور خان نے اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، 2 روز سے میں گھر نہیں گیا ہوں، بابا فکر کرتے ہوں گے، آج سوچتا ہوں گھر ہو آؤں اور انہیں بتا دوں کہ میں نے پشاور میں پھلوں کی تجارت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس طرح کچھ پیسہ بھی ہاتھ آ جائے گا۔ نصیر خان یہ سوچ کر خوش ہو گیا۔ پھلوں کی دکان میں ساجھے داری میں تمہیں دلوا دوں گا، مگر دوست اپنے گھر کا پیسہ کیوں برباد کرتے ہو؟ پیسہ تو خود تمہارے قدم چومنے کو بےتاب ہو رہا ہے، کوشش تو کر دیکھو۔ شہباز خان سرباز کو ایک دفعہ جال میں پھنسوا دو اور پھر مدتوں عیش کرتے رہو گے، اس کے بعد تمہارے لیے پیسے کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ نور خان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ پشاور سے چل دیا۔ میلے سے واپس آ کر شہباز کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی میں بہاریں گنگنانے لگی ہوں، رقص کرنے لگی ہوں۔ مہاجبین کی اداؤں نے اس کی دل کی دنیا لوٹ لی تھی۔ جب وہ اکیلا ہوتا، مہاجبین کا حسین سراپا اس کی آنکھوں میں گھومنے لگتا، وہ کہیں کھو جاتا۔ سب سے پہلے اس پر شہباز کے ایک ساتھی انور نے اسے ٹوکا تھا، سردار تم کھوئے کھوئے سے رہنے لگے ہو، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ تم اکیلے میں آپ ہی آپ بڑبڑانے لگتے ہو، جیسے درختوں سے باتیں کر رہے ہو۔
शहबाज झींप गया। तुमने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया अनवर, चलो आज काले पहाड़ के इलाके की तरफ चला जाए। फिर धूल उड़ाई हुई घोड़ों की कतार उसी दम निकल पड़ी। काले पहाड़ के दर्रे से कुछ न कुछ आता ही रहता था। कोई घंटे भर बाद 2 घोड़ा गाड़ियां धूल उड़ाती हुई दिखाई देने लगी। उन दोनों घोड़ा गाड़ियों के साथ में सिर्फ 6 सवार थे। मालूम होता है ज्यादा मालो असबाब में ही होगा। शहबाज ने ख्याल आराई की। देख लेते हैं। उसके करीबी साथी ने इजाजत चाही। शहबाज ने इशारे से इजाजत दे दी। आनन फानन अपने सरदार का इशारा पाते ही उन दोनों घोड़ा गाड़ियों को घेर लिया गया। घोड़ा गाड़ियों में अंग्रेज औरतें थीं जो लंडी कोतल जा रही थीं। पठानों के गिरोह को देखकर 2-1 बूढ़ी अंग्रेज औरतें तो वहीं बेहोश हो गईं। पीछे वाली घोड़ा गाड़ी से एक हिम्मत करके उतरी। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे, जो यकीनन खौफ ही का असर था। उतरते ही उसने शहबाज को पहचान लिया। वो मिसेस काकरन यानी यूरिटा थी। शहबाज खान को देखकर यूरिटा के औसान कदरे बहाल हुए और उसने कहा, तुम शहबाज सरबाज ही हो ना? हाँ बेगम साहिबा, शहबाज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। और आप हमारे मेहमान दोस्त मेजर साहब की बेगम ही है ना? मिसेस काकरन ने असबात में सर हिला दिया। फिर बोली, हम ईस्टर के त्यौहार की तैयारियां करके लौट रहे हैं। शहबाज हंसा। ठीक है बेगम साहिबा, हम लूटने के इरादे से घर से निकले हैं। शहबाज ने देखा कि मिसेस काकरन के औसान खता होने लगे हैं तो आगे बढ़ा, मगर घबराए नहीं, हम औरतों को नहीं लूटते हैं। आपके साथ जो ये 6 सवार अपने कांधों पर राइफलें लटकाए हुए हैं और हमारे साथियों के निशाने पर हैं, हम इनकी राइफलें ले सकते हैं, मगर हम ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये आपके मुहाफिज बनकर साथ साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए। खाली हाथ लौटना हमारे यहाँ खराब शगुन माना जाता है। इस दौरान में कैप्टन जेम्स की बीवी भी मिसेस काकरन के करीब आ खड़ी हुई थी। उसने शहबाज की बात सुनते ही अपनी कलाई से जड़ाऊ ब्रेसलेट उतारना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी और औरतें भी अपने जेवरात उतारने लगीं। ये लो, मिसेस जेम्स मुर्तइश आवाज में कहने लगी, हम अपने जेवरात तुम्हें दे रही हैं। शहबाज ने हंसकर मिसेस काकरन से पूछा, आपकी तारीफ, ये कैप्टन जेम्स की बीवी हैं। मिसेस काकरन ने बताया, उन्हीं की बच्ची के तावान की रकम आपने लौटा दी थी। शहबाज ने मुस्कुराकर मिसेस जेम्स को सलाम किया। मेरी तरफ से अपनी बच्ची को प्यार कीजिएगा बेगम साहिबा। वो गुड़िया कैसी है? उस दिन तो उसे देखकर मुझे यूं लगा था जैसे वो गुलाब की मुरझाई हुई कली हो। फिर उसने इधर उधर देखकर कहा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप लोग शहबाज को इस कदर जलील समझते हैं। हम भला आप बेगमात के जेवरात किस तरह ले सकते हैं? मजबूर और बेबस औरतों के साथ ये सलूक हमारी नजर में इंतहाई पस्त है। फिर भी हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, ये बात अपनी जगह तय है। एक बात दिमाग में आई है, आप कहें तो अर्ज करूं? बेगमात की टांगे कांपने लगी। मिसेस काकरन हिम्मत करके बोली, कौन सी बात आई है आपके दिमाग में? कह दें। शहबाज मजाक के मूड में था। उसने मुस्कुरा कर कहा, आपने अपने साहब को मेरे हाथों जो केक भिजवाया था उसमें से आधा उन्होंने मुझे दिया था। आज भी जब मुझे उसका जायका याद आता है तो मैं चटखारे लेने लगता हूँ। अगर आपके पास केक हो तो मुझे दे दीजिएगा, मगर हम आपसे छीनेंगे नहीं, सिर्फ मांगेंगे। सबके चेहरों पर खून वापस दौड़ने लगा। मिसेस जेम्स बोली, मेरे टिफिन की टोकरी में पूरे का पूरा केक पड़ा है, आप जरूर ले लीजिए। फिर वो भाग कर गई और केक उठा लाई। मिसेस काकरन ने कहा, अफसोस कि मेरे वाला केक रास्ते में खाया जा चुका है, मगर मैं वादा करती हूँ कि अगर मुमकिन हुआ तो आपको 1 या 2 केक अपने हाथ से बनाकर भिजवा दूंगी। शहबाज ने केक ले लिया और हंसकर बोला, इसके एवज हम आपको क्या दे सकते हैं? सब घबराहट और खुशी के मिले जुले तासुरात के तहत कहने लगी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अच्छा तो हम इसके एवज हम आपको दर्रे के आखिरी सिरे तक हिफाजत से छोड़ कर आएंगे, शहबाज बोला। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। शहबाज की खूबसूरत शक्ल और पत्थर का तरशा हुआ जिस्म उनकी आंखों में बस गया। दर्रे के सिरे पर उन्हें छोड़ते हुए शहबाज ने कहा, आप लोगों को मैं एक और मशवरा देता हूँ, मगरिब के वक्त कभी आइंदा सफर मत कीजिएगा। मेजर साहब और कप्तान साहब को मेरा सलाम कहिएगा। रास्ते में मिसेस काकरन से मिसेस जेम्स ने कहा, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि शहबाज सरबाज को कभी देखूं। आज वो तमन्ना पूरी हो गई। मैंने आज खुद अपनी आंखों से देख लिया कि शहबाज मर्दाना वजाहत का बेमिसल शाहकार है। लोग गलत नहीं कहते, उसके चौड़े सीने में हिरन के बच्चे जैसा नरम दिल है। तो क्या इरादे हैं? मिसेस काकरन शरारत से बोली। सुना है वो अभी तक कंवारा है। तो मैं क्या करूं? मिसेस जेम्स झींप गईं। किसी की तारीफ करने का मकसद सिर्फ एक ही नहीं होता। सब की सब अंग्रेज खवातीन रास्ते भर शहबाजी की शराफत और अखलाक और मुरब्बत के गुण गाती हुई लौटी। अपने अपने घर पहुंचकर उन्होंने अपने शोहरों से ये वाकया बयान किया। ऑफिसर्स मेस में मेजर काकरन ने शराब का जाम उठाकर कहा, ये पैग हम अपने दोस्त और दुश्मन शहबाज सरबाज के लिए पिएंगे। सबने अपने अपने जाम टकराते हुए बुलंद आवाज में कहा, टू शहबाज सरबाज, आवर फ्रेंड एंड एनिमी।